नमस्कार, एजुकेशन विद हेमंत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सरोज हेमंत उपाध्याय आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले हमने कक्षा 8 के साइंस विषय के पहले और दूसरे चैप्टर को पढ़ा है। आज हम साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 का, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जैसे कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े से निर्मित होते हैं। ये तो जैसा आप सभी जानते हैं, कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो कपड़े को हम फैब्रिक कहते हैं और जिन रेशों से कपड़ा बनता है उनको फाइबर्स कहते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। बहुत सारे बैग बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा है, कपड़ों से ही बने जाते हैं और कपड़े का इसे रेशे से बनता है। रेशे से निर्मित कुछ सामान्य वस्तु की सूची बनाएं। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। आप लोग ये सूची बनाइए और मैं टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें आप ये ज़रूर भेजिएगा। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, इसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे क्या हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो उनको जोड़ा जाता है, तो ये आप देखिए कैसे जुड़ते हैं ये। और कागज़ से भी आप इसे बनाकर देख सकते हैं। यदि आप बनाते हैं तो बिल्कुल ग्रुप में भेजें, हम बिल्कुल इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दिखाएंगे। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक, अंग्रेजी में इनको पॉलीमर कहते हैं, कहलाते हैं। पॉलीमर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, यानी कि कई इकाइयों से मिलकर जो बनता है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार, पहला है रेयान, ठीक है। कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम से रेशे प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है, क्योंकि रेशम के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। कास्ट यानी लकड़ी, लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। ये रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत से काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ये एक मानव निर्मित रेशा है, ये होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर, ऊन जो होता है, जो हमारी कालीन या गलीचा होता है जिसे हम नीचे बिछाते हैं, वो भी इसी से बना है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से अब हम इसमें देखेंगे दूसरा प्रकार होता है नायलॉन, ठीक है। ये जो कि हम मानव निर्मित रेशे जो होते हैं उसमें दूसरा प्रकार नायलॉन, सुना होगा आपने। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का इसे किसी से प्राप्त नहीं, उपयोग किए बनाया गया है। इनका इसमें कोई योगदान नहीं है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। याद रखिएगा, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा क्या है? नायलॉन। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। प्रत्यास्थ यानी ये लचीला,
खींच सकता था ये चमकीला और धुल्ले में सुगम था, अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। ये सब क्या होते हैं? नायलॉन से बने होते हैं, ये दिख रहे हैं जो आपको। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नायलॉन सचमुच में इतने मजबूत होती है कि हम उसमें पैराशूट और चट्टानों चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, समझ सकते हैं आप। इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये क्रियाकलाप हैं जिनको आप घर में कर कर देख सकते हैं। और तीसरा जो है वो है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन महीन यानी बिल्कुल बारीक रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। देखिए, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल अथवा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती हैं। सुखों कि आखिर ये पेट है क्या? पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप है हमारा और आप उसमें ज़रूर भेजें, ठीक है। टेलीग्राम पर जो ग्रुप है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो कि एक्रिलिक कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा, जैकेट देखे होंगे, स्वेटर देखे होंगे, जो कि कई बार ऊन से नहीं होते, उसी के जैसे दूसरे रेशे से निर्मित होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? एक्रिलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं, संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। यदि आप संश्लेषित को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप ये भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो बहुत आपदाजनक हो सकता है। ये सही बात है। यदि हम मानव निर्मित रेशों से करते हैं तो ये बहुत ही, आग यदि इनमें लग जाती है तो बहुत नुकसानदायक होते हैं। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, अब इनके हम जो है गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है और आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध, रख रखाव में सुविधाजनक। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। इसको आप खुद भी कर कर देख सकते हैं। और अगला आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है, आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगी की एक सूची बनाइए। इसको भी आप कर कर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो कि ये कैसे संभव है? तथ्य, प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है।
इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, यानी कि यदि प्लास्टिक खराब हो जाता है उसे पिघला के दूसरी चीज़ भी बनाई जा सकती है। इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकारों के उपयोग हैं, यानी कि बहुत उपयोग होते हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। अतः हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपकी जो बोतलें होती हैं वो काय की होती है? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक इन बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये फर्श की टाइलें, रसोई और बर्तन के कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है जो आग का प्रतिरोधक करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों का प्रदर्शन किया गया है। ये थर्मोसेटिंग होते हैं जो कि ठोस होते हैं और आसानी से जलते नहीं हैं। थर्मोप्लास्टिक जो कि जैसे डब्बे ये सब जो बनते हैं, बायर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक के क्या होते हैं? यदि हम कोई खाद्य सामग्री जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की ये सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो ये आप बना के देख सकते हैं। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संचरण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता, दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं, उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है। तो इस प्रकार से ये प्लास्टिकें की जो हम बाल्टियाँ यूज़ करते हैं, मग यूज़ करते हैं, बहुत सारी। प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोग में कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियों, टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकाने वाली परत लगाने के काम आता है। आप देख सकते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरी किस प्रकार से चीज़ें होती हैं घटित। अग्निशय प्लास्टिक यद्यपि संश्लेषित इसे आसानी से आग पकड़ लेते, परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। ये एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। आपने देखा होगा घरों में आपके होता ही यही है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है क्योंकि आसानी से निस्तारित नहीं होता। पदार्थ जो
प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। और प्लास्टिक वही है देखा जाए तो, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। जितना कम आप इसे उपयोग करेंगे ये उतना अच्छा है। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए, एक साथ मिला के मत रखिए इन्हें। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाएं जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। प्लास्टिक को आप दोबारा पिघला के कुछ नई चीज़ बना लें। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, तो आप ये सूची बना सकते हैं और कि इनको दोबारा कैसे हम उपयोग में। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हैं? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन को की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? देखो, यदि कोई गाय या कोई भी जानवर यदि ये खा लेता है तो आप समझ सकते हैं उसे कितनी परेशानी होगी, और उसकी मृत्यु का कारण भी ये बन जाते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं और कभी कभी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं इन्हीं चीज़ों से। अन्य पदार्थों के रेपर सड़क पर, तो कभी भी आप यदि ये प्लास्टिक की चीज़ों जैसे रेपर्स होते हैं बिस्किट के, ये सब कभी भी ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर या कहीं पर भी ना फेंकें। प्रॉपर इसको आप कूड़ेदान में डालें, जिससे कि कोई भी गाय, अन्य जानवर इसको सेवन ना करे या हमारी नालियाँ जाम ना हो। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए, है ना। कभी भी दुकानदार से मत मांगिए आप, तो वो देगा ही नहीं आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। तो ये आप याद रखिए कि इस चीज़ से आप बच सकते हैं, आपका स्वास्थ्य भी बच सकता है। और आपने इसमें क्या सीखा? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों में निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में चुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा और आदि अन्य उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के बृहद निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकारों के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने से में कई वर्ष लग जाते हैं। अपभ्रष्ट यानी कि उनको टूटने में और उनको विघटित होने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम अनेक अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन में कम से कम करने की कोशिश करें, और करते भी हैं तो उसको सही तरीके से उसका निस्तारण करें। कभी भी रोडों पे इधर उधर ना फेंकें। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर जो हमने आज पढ़ा है ये पसंद आया होगा और इससे आपकी जो है मदद हो पाएगी। तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।